सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा हो रही है, साथ साथ इसमें पॉलिटिकल साइंस के उस एस्पेक्ट को भी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना है, जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास में अपेयर करते हैं, ऑन टाइम आपको रहने की ज़रूरत है। बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेन टैब लेके बैठना है या कलम कॉपी लेके बैठना है, ये सब तो बताना नहीं है। जो टॉपिक आपका हो रहा है उससे संबंधित एक सेक्शनल टेस्ट आपका हो चुका है 100 प्रश्न का, दूसरा सेक्शनल टेस्ट बहुत जल्दी हम लेंगे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। संडे कीजिए, डेली कीजिए, 10 मिनट डेली कीजिए। ऐसे भी एक रूटीन है कि 15 मिनट डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए सुबह में। तो आप जो भी आपका रूटीन हो, आपको क्या करना है, जो सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है उसको पढ़िए। और PYQ को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो और अच्छा है। उसके साथ कंटिन्यूटी आपको बनाए रखने की ज़रूरत होगी। चलिए, आज का जो सेशन है ये इंडियन पॉलिटी में भी हम कार्यपालिका कर रहे हैं। द एक्सिक्यूटिव में, कार्यपालिका में लगभग राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब हमने क्या करा यहाँ पर, हमने क्या किया है, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन, तीनों कार्यपालिकाओं को एक साथ पढ़ेंगे ताकि तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी प्रकार विधायिका को तीनों एक साथ पढ़ना है, न्यायपालिका को तीनों एक साथ पढ़ना है। तो हमने ये क्रम इसलिए किया है ताकि बार बार जो आप राज्यपाल को अलग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अलग पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक साथ पढ़ेंगे तो लगभग अधिकारों को सिमिलिटी होगी, उसका तरीका बता देंगे किस प्रकार के आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल को याद करने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, तकनीक क्या है, 89 प्लस माइनस कब किया जाता है, तो सब चर्चा हम करते चलेंगे। चलिए, सभी का स्वागत है। विकेश कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका भी स्वागत है। खुशबू, चलिए गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। मान के चल रहे हैं कि सभी बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं। देखिए, कल का जो सेशन था, कल के सेशन में लास्ट आपको मैंने क्या कराया था, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। कल के सेशन में आपका लास्ट हमने क्या कराया था बताइए। कल हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर विधायी शक्तियाँ आपको शायद मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आपका बच रहा है जो अन्य शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियाँ में कुछ अन्य विधायी शक्तियाँ भी हैं उनके पास। तो हम विधायी शक्तियों में जो एक्स्ट्रा है उसको भी यहाँ पर फुलफिल करके लिखवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट का बस टाइम देते हैं। आ रहा है कोई, है कभी कोई बच्चा लोग? ठीक, 1 मिनट। लास्ट टॉपिक क्या था? अन्य विधायी शक्तियाँ लिखवाए थे क्या? हम्म, ठीक। हेडिंग लगाइए। 1 मिनट। राष्ट्रपति की अन्य विधायी कार्य कर दीजिए। कार्य एवं शक्तियाँ, शक्तियाँ तो ऊपर कर चुके हैं, कुछ कार्य उनका होता है तो विधायी कार्यों को भी लिख लेना है, क्या क्या काम करते हैं, ये हेडिंग लगाइए। हाँ, कार्य कर लीजिए, इसको कार्य ऑब्लिक शक्तियाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति की अन्य विधायी कार्य ऑब्लिक शक्तियाँ। पहला पॉइंट लिखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति अन्य विधायी कार्य, लेजिस्लेचर वर्क, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसे करके लिखिएगा, कैग, ऐसे कैग, कैग को लिखवाना पड़ेगा। कैग का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ कैग में लिखिएगा, इसको हिंदी में लिखना है तो महालेखाकार होता है, तो लिखिए तो महालेखा पर नियंत्रक, यहाँ हिंदी में लिखना है तो लिखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कॉमा दीजिए, कॉमा देके लिखिए संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। हाँ, अभी तुरंत यूपीएससी। यूपीएससी में लिखना है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। कॉमा दीजिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। 1 मिनट। तथा अन्य, मैंने लिखवाया राष्ट्रपति की अन्य विधायी कार्य, कल हेडिंग लगवाए थे विधायी कार्य एवं शक्तियाँ, उसमें पहला पॉइंट लिखवा रहे हैं राष्ट्रपति कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन, तथा अन्य, ऐसे लिखिए, तथा अन्य की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है, तथा अन्य की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है, या संसद के समक्ष रखता है, बात एक ही है। संसद में प्रस्तुत करवाता है, संसद में प्रस्तुत करवाता है। आप 3-4 दिन से शायद अब्सेंट है, आप कल परसों थी, ठीक। एवं अन्य, अन्य लिखिए ना, अन्य रिपोर्टों को या रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत कराता है, संसद के समक्ष रखवाता है, बात एक ही है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, मतलब राष्ट्रपति का ये अन्य विधायी कार्य है। कैग जो भी रिपोर्ट अपना देगा वो संसद में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। क्यों रखवाता है? कि देश हित से संबंधित कोई मामला है तो सदन को जानकारी होना चाहिए, सदन के माध्यम से जनता को जानकारी हो। यूपीएससी कोई भी अगर सलाह देता है या कुछ नया कमीशन के द्वारा कुछ नया प्रोविजन किया जाता है, वो क्या करेगा? संसद में रखवाएगा, ठीक है। जैसे यूपीएससी का मामला हो गया था, छोटा सा मामला था, जो एक अधिकारी बन गई थी कोई लड़की और गलत तरफ से रिक्रूट हो गई थी, तो उसका मामला भी था, तो उस मामला को संसद में उठाना, राष्ट्रपति उससे कोई मतलब नहीं है, वो मामला राष्ट्रपति का नहीं है। लेकिन यूपीएससी ऐसा कुछ भी प्रोविजन करता है या कुछ नया संशोधन सुधार होता है, कुछ भी करना है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाएगा। वित्त आयोग का जितना रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन का, वो सब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाना पड़ता है। और अन्य आयोग का रिपोर्ट मतलब बहु अल्पसंख्यक आयोग है, ये कहोगे एससी आयोग है, एसटी आयोग है, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी भी अन्य आयोगों की जरूरत है राष्ट्रहित में हमको बताने की, तो सभी को कौन रखवाएगा सदन में? राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दूसरा पॉइंट में लिखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कौमा दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, तो दोनों को मिला दिया गया है, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, कौमा दमन एवं दीव, कौमा लक्षद्वीप, कौमा लक्षद्वीप में शांति सुरक्षा एवं विकास हेतु, में शांति सुरक्षा एवं विकास हेतु, में शांति सुरक्षा एवं विकास हेतु विधि का निर्माण, विधि का निर्माण, विधि का निर्माण ऑब्लिक विनियमन, रेगुलेशन, विनियमन, विनियमन को इंग्लिश में लिखना है तो रेगुलेशन लिख सकते हो, विनियमन बना सकता है, बना सकता है, ठीक है। अब नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, देखो दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति दिल्ली विधानसभा को है, जानते हो। पुडुचेरी और दिल्ली में अगर विधानसभा विघटित हो तो उसके लिए कानून कौन बनाता है? उपराज्यपाल। किसके सहयोग से? तो राष्ट्रपति। तो नोट लिखिए, लिखिए अगर पुडुचेरी में, अगर पुडुचेरी में, अगर पुडुचेरी में विधानसभा विघटित हो, अगर पुडुचेरी में विधानसभा विघटित हो मतलब नहीं चल रहा हो, विघटित हो या निलंबित हो, या निलंबित हो, या निलंबित हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां के लिए नियम बनाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां के लिए नियम बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा वहां के लिए नियम बनाया जा सकता है। तो इसमें स्पष्ट लिखवा दिया कि 2 कारण होने चाहिए। अगर विधानसभा वहां का चल रहा हो तो नियम कौन बनाएगा? विधानसभा बनाएगा। लेकिन किसी कारण से विधानसभा विघटित हो चुका है या निलंबित कर दिया गया है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है कुछ भी, तो उस समय कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। अगर राष्ट्र 2 कंडीशन लिखवाया, विधानसभा पुडुचेरी का क्या हो, या तो विघटित हो या तो निलंबित हो, तभी राष्ट्रपति नियम बनाएगा। अगर नहीं है तो कौन बनाएगा? पुडुचेरी विधानसभा बनाएगा। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। मक्खी ऐसी पढ़ने आता है क्लास, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉलिटिक्स
ये पॉलिटी ना के पॉलिटिक्स करेगा। आगे लिखे नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियाँ, हेडिंग लगाइए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। हेडिंग लगाना है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। फिर आज शुरू कर दिया ये, मतलब जब हम आ रहे हैं क्लास कराने, सॉरी, वित्तीय, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, इसमें डैश देके लिखिए, पॉइंट 1 ही कर दीजिए, पॉइंट 1 में लिखिए। ठीक है, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में डैश देख लीजिए, डैश देख लीजिए, क या ए कर दीजिए, ए। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। बी, अप्रत्याशित स्थिति में, अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग, अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जा सकता है। आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। सी लिखिए, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं सामान्य शब्द में, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में कर देना बजट, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है, को संसद के समक्ष रखवाता है, संसद के समक्ष रखवाता है। डी नंबर देखिए, देखो, संसद के द्वारा किसी भी अनुदान की मांग, संसद के द्वारा किसी भी अनुदान की मांग, संसद के द्वारा किसी भी, गुड मॉर्निंग धनंजय, संसद के द्वारा, मुबारक लिखा दीजिए सर, क्या कुछ है क्या आज मुबारक लिखवाया जाए? ईद उद है क्या आज? ठीक, तो ये मुबारक लिखवा दिया जाए, मतलब समझ में नहीं आया, चलिए कोई नहीं, हो सकता है कोड वर्ड कुछ हो, हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। आगे लिखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, क्या लिखवाया मैंने, संसद के द्वारा किसी भी अनुदान की मांग, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। संसद के द्वारा किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अब देखते हो संसद में देखोगे तो बहुत बार क्या होता है कि अनुपूरक मांग सुनते होगे, है ना, अनुपूरक मांग, प्रत्यानुदान मांग, अनुदान मांग, तो ऐसा बहुत सारा संसदीय टर्मिनोलॉजी है, उसको भी रटना है। प्रत्यानुदान क्या है, अनुपूरक मांग क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, इस सब से प्रश्न है। शून्यकाल क्या है, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा क्या है, उसका टाइम भी पूछता है। प्रश्नकाल क्या है, उसमें होता क्या है। तो जितना जो संसदीय लेमडेक सेशन किसको कहते हैं, तो संसदीय जो टर्मिनोलॉजी है उसको रटना, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्या होता है कि उसमें बहुत अधिक डिफिकल्टीज नहीं है, मैं जब कराऊंगा तो उसको समझा दूंगा, कुछ नहीं है। प्रोविजन से डरता है बच्चा सब, शब्द देख के डर जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है।
अब देखो, ये जो अनुपूरक मांग है या किसी प्रकार का अनुदान का मांग है, तो अनुदान का मांग कब होता है? जैसे संचित निधि तुम्हारा है संसद का, कॉन्सोलिडेटेड फंड से कोई राशि हमने कर दिया बजट में कि हम इतना लाख करोड़ रुपया ये मद में खर्च करेंगे। तो हमने क्या किया कि बजट पढ़ते होगे इकोनॉमिक्स में, तो सब चीज़ को 1 रुपया मांग के बजट हम लोग करते हैं शॉर्ट के लिए। तो मान लो कि 1 रुपया का बजट पेश हुआ, यहाँ 1 रुपया है और इसका बहुत सारा रेशियो कर दिया, ठीक है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, यहाँ 45 पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ 35 पैसा हो रहा है, यहाँ 25 पैसा हो रहा है, यहाँ 15 पैसा हो रहा है, यहाँ 5 पैसा, कुल मिला के इसको कितना 100 पैसा कर देना है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जितना मद है, शिक्षा में इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य में इतना खर्च करना है, वो हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया। अचानक क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, जैसे बजट पेश हुआ 1 साल का, कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो शिक्षा का बजट था वो कम हो गया है। मतलब शिक्षा में जब खर्च किया गया तब पता चला कि मिला है 35 करोड़, 35 लाख करोड़, और खर्चा होना है 45 लाख करोड़। तो ये 10 लाख करोड़ का गैप जो है वो कैसे भरेगा? तो संसद के किसी फंड से निकालना है पैसा, तो आना होगा तुमको संसद में, बिना उसमें पास किए हुए, क्योंकि विपक्षी कहेगा कि चोरी कर रहा है। अगर सत्ता पार्टी सीधे पैसा कंसोलिडेटेड फंड में हाथ डाल दे तो करप्शन का आरोप लग जाएगा, और कैग छूने भी नहीं देता है। तब इस मामले में क्या होगा कि सरकार कहेगी किससे, राष्ट्रपति से, उनको भेजा जाएगा कि देखिए ऐसे ऐसे महामहिम ऐसा हुआ है, 35 रुपया खर्च करने के लिए हम लिए थे, लेकिन किसी कारण से इसका बढ़ाया गया, 45 रुपया हमको खर्च होगा, तो ये 15 रुपया कैसे आएगा? तो वही राष्ट्रपति अनुदान की मांग करेंगे, चार्ल्स ग्रांट करेंगे, ग्रांट इन कमीशन। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब वहां पर रखा जाएगा, संसद में बहस होगा, चर्चा होगा, विपक्षी चाहेगा कि किसी भी तरह पास नहीं करने दे, विपक्षी कहेगा कि बहुत है, 35 लाख करोड़ कम होता है, बहुत होता है, आप लोग एक्स्ट्रा खर्च कर रही हैं, वो काटने का प्रस्ताव करेगा, वो कटल प्रस्ताव लाएगा कि किसी तरह काट दे, निंदा प्रस्ताव लाना शुरू कर देगा, सरकार गलती कर रही है। सरकार का काम है वहां पर अनुदान को पास करवाना। अनुदान पास होगा तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से या आकस्मिक निधि से किसी तरह पैसा निकाल के सरकार को 15 रुपए दिया जाएगा, 15 लाख करोड़ दिया जाएगा, और कहा जाएगा इसको खर्च करना। इसका खर्च का हिसाब को रखेगा, कैग, कैग रखेगा। और ये जो पैसा है, जो पैसा निकाले हो उसको जमा भी करना होता है, ये भी ध्यान रखना। तो 15 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा होता है, सरकार इनकम जनरेट करके संसद के उस निधि में अगला साल में, मतलब उसको क्या करता है, बैलेंस शीट। ऐसे भी किसी कंपनी में, किसी कारपोरेट में बैलेंस बैलेंस शीट तो पढ़े होगे ना, इसमें क्या होता है, पूरा बराबर करना होता है, पिछला हिसाब अभी का हिसाब। तो ये पैसा संचित निधि में फिर क्या होगा, वापस करना पड़ता है। तो सरकार क्या करेगी, अगले मद में 15 लाख करोड़ क्या करेगी, कम करेगी, एस्टिमेट कर देगी। अगला जो बजट आएगा उसमें 15 लाख करोड़ को मैनेज करना पड़ेगा इनको, कि 15 लाख एक्स्ट्रा हमने लिया है, तो अगला बजट में हम क्या करेंगे, सरकार सलाह देगी, कैग सलाह देता है कि यहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है सर, यहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कितना, वित्त विभाग सलाह देता है, ठीक है। हमारा जो ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसकी चर्चा करें, वित्तीय शक्तियाँ में चर्चा करें, तो वित्त आयोग, ये भी कहेगा, फाइनेंस कमीशन। देखो, बजट का कुछ अर्थ नहीं है, तुम्हारे सरकार के फंक्शनिंग का एक ही मोटो होता है, न्यूनतम क्षमता से अधिकतम काम करना, न्यूनतम राशि, मिनिमम खर्च करना है, मिनिमम एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम आउटकम्स, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। कितना कम खर्च में कितना अच्छा हम काम कर दें, एक्स्ट्रा वैगेंट यहाँ नहीं होना है। तुम्हारे घर का भी यही रूल है कि जो सैलरी आ रहा है, तो सैलरी में कितना कम खर्च में हम अधिकतम अपना ये कर लें, उसका प्रभाव हो। तो बजट का भी यही रूल है। तो सरकार अगला बार क्या करेगी, उसको मैनेज करेगी। तो ये जो अनुदान जब पढ़ाएंगे तो देखना कि अनुदान में बहुत अधिक डिफिकल्टीज रही हैं, शब्द में डिफिकल्टीज है। जैसे हर अनुदान हर समय नहीं ला सकता है, तो उसका के खाका खींचा गया है, कि चार्ट बनाया गया है कि ये मामला होगा तो फिर ये अनुदान आएगा, ये मामला होगा तो इस प्रकार के अनुदान की चर्चा करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। नहीं ना है? तो हाँ ना तो कुछ तो बोलिए। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। करना पड़ेगा ना। संचित निधि से एक्स्ट्रा मनी लीजिएगा। आपके बजट में आपका सैलरी है 50,000 रुपया मान लेते हैं, अब 50,000 सैलरी है, 70,000 आपने खर्च किया, तो 20,000 कर्जा लेंगे ना किसी दोस्त से। अरे संबंधी किसी से 20,000 लेना पड़ेगा ना, तो संबंधी को नहीं लौटाइएगा, तो फिर वो बनियका में से देगा 2-4 गो डेली, ठीक है, यही ना करता है। तो तुम्हारा 50,000 का खर्च है और किसी कारण से 70,000 खर्च कर दिया आपने, तो 20,000 रुपया किसी, या तो संबंधी से लोगे, या तो कर्ज लोगे, या तो लोन लोगे। तो लोन लोगे तो फिर चुकाओगे किस्त में। आजकल इंस्टॉलमेंट पर ही बहुत आदमी का जीवन चला, मध्यम वर्ग का तो पूरा जीवन इंस्टॉलमेंट पर चलता है, ठीक है, कार लोन, ये हाउस लोन, ये लोन, ये लोन, जिंदगी बर्बाद। ठीक है, वो अच्छा कहा है, शाहिद कपूर का जो मूवी है ना, वो एकदम सही बताया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ये बताया कि आप अगर आपका जो प्लानिंग है, प्लानिंग में आपका प्लानिंग बिगड़ बिगड़ गया, तो प्लानिंग बिगड़ गया तो जिम्मेदार कौन है?
आप हैं, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे बिगड़ा, तो हम तो 50 साल में चला रहे थे, लेकिन अचानक कोई आ गया कि न्योता होता आ गया, शादी विवाह किसी का होगा तो एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो 50,000 में से तो अपना राशि तो जाएगा ही जाएगा, तो तुम तो अपना राशि खर्च करोगे, तो फिर तुम्हारा जो हाउस का डोमेस्टिक जो तुम्हारा प्रोडक्ट था या डोमेस्टिक जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर होना था, उससे निकाल के तुम शादी विवाह में लगा दिए न्योता उता में, तो वो पैसा कैसे पूर्ति करोगे? तो सखी से मांगिएगा, पड़ोसी टीचर से कि काम चलाइए मैडम, अगला महीना तो वो इसलिए देगी कि जानती है कि सैलरी आता है इसको, दे ही देगी। यही ना होता है जनरली, तो सरकार भी इसी प्रकार चलता है। अगर एक्स्ट्रा खर्च है कुछ, तो राष्ट्रपति से कह के कहते हैं खजांची आप ही ना है, थोड़ा निकलवा दीजिए, अगला बार हम दे देंगे, या अगला बार उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उतना राशि कम खर्च करेंगे, तो हो सकता है अगला बजट आएगा तो 35 लाख करोड़ था तो बजट घटा देगा, वो 25 लाख करोड़ कहेगा, बोला कि इसका खर्च हम कर चुके हैं पिछली बार, पिछले सेशन में स्कूल स्कूल कॉलेज इतना खुलवा दिए, अब क्या है उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस में कितना खर्च लगता है, घटा देगा। तो सरकार इसी प्रकार प्लानिंग करके चलती है। अब यहाँ बिहार सरकार का सबसे अधिक पैसा कहाँ जा रहा है, बजट देखो ना, एजुकेशन में, एजुकेशन में जा रहा है, उसके बाद हेल्थ रखा हुआ है, तो एजुकेशन में जो खर्च हो रहा है, तो बिहार सरकार एजुकेशन में खर्च करने का कारण क्या है, कि 4 बार 5 बार एजुकेशन में ज्यादा खर्च करेगी और छठा बार उसका बजट कम करेगी, इसलिए कहेगी कि हम तो जो खर्च करना था, स्कूल बनवाना था, टीचर का वैकेंसी था, पीजीटी टीजीटी सब तो हमने ले लिया, तो वैकेंसी भी पूरा कर दिया, स्कूल का बिल्डिंग बना दिया, इंफ्रा भी खड़ा कर दिया, अब क्या बचा है, मेंटेनेंस। अरे सैलरी बचा है, स्कूल का तरफ मरम्मत उमरम्मत, पोचारा उचारा, पानी उनी हाइजेनिक ही नहीं देखना है, तो उसके लिए बजट घटा देगा अगला 5 साल बाद, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरकार कहेगी देखिए 5 साल हम लगातार बजट इतना लाया है, इतना काम किए हैं, तो ये किया जा सकता है। तो ऐसे देखिएगा, बहुत डिफेंस का बजट सरकार ने घटाया, तो बहुत खरीदा था, तो बहुत चीज खरीद के रखा हुआ, क्या कि रेगुलर युद्ध का ही होना नहीं है। आज के समय में जो ये एलपीजी का एरा है, उसमें युद्ध करना का मतलब है कि तुम्हारा इकोनॉमी 20 साल पीछे चला जाएगा। कोई देश युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध करवाना चाहता है, अपने पड़ोसी के युद्ध में विराद हो, चाहे वो बर्बाद हो जाए, उसको हम बेचे सामान, यही नियम है अब। क्योंकि चाइना बनिया देश शुरू से है, चाइना कभी युद्ध नहीं करेगा, चाइना का नाम ही बनिया है, बिजनेस ही करता है वो। अमेरिका का काम है युद्ध करवाना। अरे अमेरिका का बारे मान के चलो कि ये मंथरा टाइप का ही देश है अमेरिका, ठीक है, इधर भी आग लगाता है, इधर भी आग लगाता है, क्यों कि दोनों साइड में क्या बेचेगा वो, विपन्स बेचेगा अपना, अपना मोनोपोली के। बांग्लादेश में जो सरकार गिरी है, उसका मेन कारण क्या था, एक पोर्ट मांगा गया था बांग्लादेश से, अमेरिका मांगा था, नहीं दी, तो बस गृह युद्ध करवा दिया। भारत में थोड़ा इसलिए स्थिति है ना कि भारत में लोकतंत्रीय स्थिति है, भारत की स्थिति मजबूत है, भारत का फॉरेन पॉलिसी काफी स्ट्रांग है, तो भारत में कोई अगर दाल गलाना चाहे तो नहीं गलना है। चाइना अपना इकोनॉमी को क्लोज कर रखे हुए है, अपना पूरा शासन प्रशासन, कितना गरीबी है चाइना में, इवन भारत से ज्यादा गरीबी है वहाँ, लेकिन दिखाता है क्या कभी? ठीक है, लोन लेना होगा तो पहुंच जाएगा गरीबी दिखाने की, ये है। अब बाकी अगर शक्ति दिखाना है तो दिखाएगा, देखो ये पावर है, ये पावर है, परमाणु संपन्न है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लेके सरकार चलती है। तो जब भी आप किसी फंड से पैसा एक्स्ट्रा निकालिएगा, उस फंड में पैसा आपको रखना पड़ेगा, इसको मान के चलिए कर्जा, डेप्ट, आपने किसी से कर्ज लिया तो उस कर्ज को चुकाना है। अब इंटेंशनली नहीं चुकाइएगा, उसका बात अलग है। जनरली क्या होता है कि कर्जा किसी को दो और उसके साल भर के घर का, बाबा बीमार है, चाचा बीमार है, फलना बीमार है, हम बीमार है, सुनते रहो। तो इंटेंशन अगर है तुम्हारे पास कि हमको नहीं लौटाना है तो चलेगा, लेकिन ये सरकार है, यहाँ पर इंटेंशन नहीं चल सकता। आगे लिखिए, न्यायिक शक्तियाँ, हेडिंग लगाइए, न्यायिक शक्तियाँ। मिल्क शेक आज नहीं दिया ये लोग जैसी लोग, ये लोग अपने एकदम। न्यायिक शक्तियाँ लगाइए, जुडिशियल पावर क्या है राष्ट्रपति का, देख लेते हैं। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ साथ ही साथ इनके परामर्श से साथ ही साथ इनके परामर्श से इनके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है।
अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। हो गया। अब राष्ट्रपति का 3 काम है। एक काम तो तुम्हारा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेंगे, साथ में अन्य न्यायाधीश के लिए वहां पर सलाह लेकर नियुक्त कर देंगे। राज्य के मामला में बार बार प्रश्न पूछता है कि राज्य के हाई कोर्ट, या सीधे कहेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, राज्यपाल द्वारा जरूर ऑप्शन देगा। बहुत बच्चा क्या करता है, राज्यपाल मार के चलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि राज्यों के जो चीफ जस्टिस होंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका कारण बता सकते हो? क्या कारण? राज्य में तो राज्यपाल कर सकता था, क्या क्या दिक्कत है? क्यों क्यों केंद्र का आदमी तो चल गया, लेकिन क्यों करता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स को बनाए रखने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ उसको पैरेलल जवाब, इसका अर्थ है कि राज्यों में राज्य सरकार का दबाव इन पर न पड़े। नहीं तो राज्य में क्या होता है, जिस भी पद पर व्यक्ति अगर कोई राज्य में है, अगर मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है तो मुख्यमंत्री का प्रेशर उस पर रहेगा। ये समझ रहे हो? तो प्रेशर को गेन, अब जैसे तुम्हारा नियुक्ति हम करें तो नैतिकता क्या कहती है कि कोई तुमको मामला कहेंगे तो तुम मना कर दोगे? अरे कहोगे ना कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन देखते हैं। अब राज्य का काम है, राज्य के न्यायाधीश को अगर राज्य के सरकार के अंदर कर दिया जाता तो क्या होता है, मतलब न्याय नहीं मिलता ठीक से। तो इसके लिए कहा गया, सीधे सेपरेशन कर दिया गया कि रहेगा राज्य में, नियुक्त राज्य में होगा, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा? जिम्मेदार। समझ रहे हो इस बात को? हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। जब तक राज्य में काम कर रहा है तब तक वेतन कौन देगा? राज्य का संचित निधि राज्य सरकार देगी, और जब रिटायर करेगा तो केंद्र उसको पेंशन देगा। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति राष्ट्रपति दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति किसी विधिक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है, परंतु यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, परंतु यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। सर फिर से बोल दे, क्या बोलना है? बोल ही तो रहे हैं, बताइए क्या बोलना है? परंतु राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं होता। अब देखो, 2 मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस सीजेआई है, वो राष्ट्रपति से परामर्श, राष्ट्र पहले सुन लीजिए, राष्ट्रपति चाहे तो सीजेआई से परामर्श मांग सकता है, नहीं भी मांग सकता है, और यही पावर सीजेआई को भी है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो परामर्श मांगना और देना दोनों दोनों के क्या है, स्वयं का अधिकार है। स्वेच्छा से अगर राष्ट्रपति मांगेंगे तो, क्योंकि गरिमा का पद है, महामहिम का पोस्ट है, तो ये थोड़े मना करेगा सीजीआई के हम नहीं देंगे सलाह, देंगे। लेकिन राष्ट्रपति माने या ना माने उनके ऊपर है। सेम यहाँ पर यह है, सलाह दे भी नहीं सकता, नहीं मन करेगा नहीं देगा। लेकिन जनरली परंपरा में होता है कि मना नहीं करते हैं। अब राष्ट्रपति कोई फोन करके पूछेगा कि भोज खाए चलोगे, तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, ऐसा थोड़ा होता है, चलवे करना पड़ेगा, महामहिम बोला है भाई तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये दोनों परंपरा में, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति की या यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी है क्या, सीजीआई के द्वारा बाध्यकारी नहीं है। उनके पास विकल्प है, ऑप्शनल है उनके लिए भी। लेकिन क्या होता है, सामान्यता क्या करते हैं, वो दे देते हैं। आगे लिखिए, अगला अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, संविधान के आर्टिकल अगला पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 72 के द्वारा, अनुच्छेद 72, संविधान के आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रपति
किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा अथवा दंडादेश का निलंबन, ये भी बता देंगे हम, क्षमा अथवा दंडादेश का निलंबन, क्षमा इसी प्रकार का टर्म लिखिएगा, अथवा दंडादेश का निलंबन अथवा प्राण दंड स्थगन, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, प्राण दंड स्थगन अथवा राहत या माफी प्रदान कर सकता है, अथवा राहत या माफी प्रदान कर सकता है। बहुत बार किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया है। देखो एपी बताएंगे किस स्टडी है। जनरली क्या होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के समय एक रेपिस्ट का मामला गया था, उसका नाम मैं भूल मिस कर रहा हूँ नाम, तो उसने क्या किया था, उस पर रेप का आरोप था नाबालिग के साथ। तो जनरली ऐसे मामलों में वो तो क्या किया कि हाई कोर्ट से उसको सजा मिल गया, फांसी, सुप्रीम कोर्ट गया, कंटिन्यू रखा, टू बी कंटिन्यूड। अब उसके पास अंतिम ऑप्शन होता है, ये बचने का तरीका है, कुछ दिन तक आदमी राहत का सांस लेता है। अब वो चला गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इतना शिक्षित व्यक्ति, जैसे ही खाली देखे कि रेप का मामला है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब सजा दे चुका है, फांसी, सुने भी नहीं, वहीं से कहें दे दो, क्षमा उमा कुछ नहीं मिलेगा, और उस व्यक्ति को फांसी मिली थी। तो उस समय जनरली क्या होता है कि अब डिपेंड करता है कि किस राष्ट्रपति के समय कितना मामला आता है। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे राष्ट्रपति बने, उनके समय कोई मामला गया ही नहीं। के.आर. नारायण के समय गया, उन्होंने एक को माफ किया था, दो को फांसी पर लटकवा दिया था, के.आर. नारायण। इसी प्रकार देखोगे तो बहुत सारे राष्ट्रपति के पास मामला कैसा हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ भी गरिमा का बात है, यहाँ पर गरिमा का बात क्या है, देखो कोई मामला गया मान लो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति तो ये जान रहा है कि न्यायिक वाला काम तो मेरा नहीं है, मतलब हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ा है केस, तो सुप्रीम कोर्ट का जज इतना तो पागल नहीं है कि कोई ना कोई उससे जबरदस्ती, इस मतलब मान लो कि यही है, इसी के पास कोई मामला गया तो इससे हमारा जानी दुश्मनी तो नहीं ना है। अरे न्यायपालिका को या सीजीआई को कोई दुश्मनी तो नहीं होता है, मामला पूरा चला, मामला में पता चला कि हाँ ये व्यक्ति फलाना दोषी है। अब दोषी का किस प्रकार का क्राइम किया उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होता है, क्राइम जब जघन्य अपराध है, दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक कॉग्निबल होता है, एक नॉन कॉग्निबल होता है। तो जो जघन्य अपराध है उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, सीधे कुछ नहीं बोलेगा, जो है टू बी कंटिन्यू कर देगा, नहीं सुनता है। लेकिन कोई ऐसा अपराध जो सिविल मामला है, कुछ ऐसा अपराध, मान लो कि कोई हत्या किया, लेकिन हत्या अपने बचाव के लिए किया, ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया अपराध, तुमको बाघ आ रहा है खाने, तो तुम बाघ को चुम्मा तो नहीं लोगे, तो बस कुछ भी हथियार रहेगा तो तुम मरबे ना करोगे। कोई भी कुत्ता तुम पर अटैक करने जा रहा है, कोई कुत्ता तुम सड़क पर जा रहे हो चहट रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा कि कुत्ता को आओ बेटा काट लो, कुछ जो भी मिलेगा तुम सेल्फ डिफेंस करोगे ना। तो सेल्फ डिफेंस में अपने प्राण की रक्षा के लिए अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसको हत्या नहीं माना जाता है, वो माना जाता है कि उसका इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन तुम्हारा बुरा होगा तो तुमको सजा मिलेगा, इंटेंशन तुम्हारा सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ मामला में जो सिविल है या किसी अन्य प्रकार का मामला है, प्रॉपर्टी विवाद है, हत्या उत्या हो गया, लेकिन बचाव का पक्ष था, पीड़ित ज्यादा था ये, तो राष्ट्रपति उस मामले में ये करता है, फांसी है तो इसको हटा के उम्र कैद कर देगा, आजीवन कारावास कर देगा, सश्रम कारावास कर देगा। अगर फांसी न दे के उम्र कैद दिया हुआ है तो उसको हटा के 15-20 साल का सजा कर देगा, ठीक है। और बहुत सारा रेयर मामला है जिसमें लगता है जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 80 साल का है, 2 साल में टें बोलने वाला है, ठीक है, उसके गया तो उसको माफ कर देता है कि ऐसे भी तो मरने ही वाला है, तो इसको हम कहला जेल में मुआने जाए, जाओ भाई टें बोल दो ऐसे ही। तो डिपेंड करता है कि कैसा है मामला और किस प्रकार का मामला गया है, क्राइम का स्तर देखना होता है। एक चीज वहां पर जुडिशरी को ये भी देखना पड़ता है कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पर गरिमा का पद है, और सीजीआई के द्वारा कोई निर्णय दिएगा तो सीजीआई का तुम उनके पढ़ाई का तो वैल्यू करोगे ना, राष्ट्रपति ग्लोरीफाई करेगा ना कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी है तो ये कोई निर्णय देगा तो दिक्कत नहीं है, अच्छा ही निर्णय दिया होगा।
तो ये होता है। अब देखो प्रणब मुखर्जी थे, उनके समय 2 मामला गया, तो दोनों में कुछ सुनवाई नहीं किए, बोले वहां तो अब जनरली क्या होता है कि क्षमादान का मामला कब पहुंचेगा, जब सुप्रीम कोर्ट से तुम हार मान जाओगे तभी ना क्षमादान लोगे। तो सुप्रीम कोर्ट इतना बेवकूफ तो नहीं है कि तुम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट तुमको दे दिया, हाई कोर्ट तुमको कंटिन्यू किया, सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू किया, तो राष्ट्रपति भी तो सोचते हैं कि 3-4 प्रोसेस से 30 साल से ही घिच करके आया है, इसका मतलब क्राइम किया है तभी तो उसको सजा मिला है। तो जनरली क्या होता है, राष्ट्रपति गरिमा रखता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, और गरिमा रख के उसके सजा को कंटिन्यू रहने देता है। हाँ, कुछ ऐसा मामला है, पावर है इनके पास, जिसको पावर दिखाना और मन करेगा ना अपना पावर दिखाएंगे तो कुछ भी कर सकता है, ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना जघन्य क्राइम किया हो, चाहेंगे तो कर देंगे। लेकिन अब क्या किया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये कर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए राष्ट्रपति डिसीजन देगा, अपना स्वैच्छिक नहीं देगा। तो राष्ट्रपति इस मामले में सलाह लेता है कि आपने जो दिया है वो किस लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है या जो परामर्श वाला, राष्ट्रपति से बात करके पूरा चीज समझाता है डिक्टो कि देखिए ये मामला हुआ, ऐसा है। राष्ट्रपति को लग गया कि जेन्यून, इसको इसका सजा जो है जेन्यून है, तो उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। चलो बाकी इसके बारे में बहुत अधिक सीखना है तो कुछ क्राइम करके जाओ, देखो वहां तक पहुंचो तो सही। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखना है अभी, क्षमादान के अंतर्गत, इसी में लिखना है, क्षमादान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्न शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास निम्न शक्तियां हैं, ए कर दो, लिखो, अगर कानून के ए नंबर में लिखना, अगर कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है, यदि कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है, यदि कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है जो संघ की कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है, जो संघ की कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आता है, कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, इस मामले में राष्ट्रपति, इस मामले में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, इस मामले में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, शक्ति है। बी नंबर लिखो, अगर किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय से दंडित किया गया हो, दूसरा पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय से दंडित किया गया हो, अगर किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय से दंडित किया गया हो, सी नंबर लिखिए, दंडित किया गया हो, सेना ने उसको सजा दिया हो, सैन्य न्यायालय से दंडित किया गया, सी नंबर लिखिए, वे सभी दंड, वे सभी दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड हो, वे सभी दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड हो गया, 3 ही है। अब देखना है यहां पर राष्ट्रपति के क्षमादान का शक्ति कब है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के तरह किसी को क्या किया गया है, दंडित किया गया। और राज्य का कोई, राज्य हाईकोर्ट का मामला वहीं नहीं जाता है, क्योंकि राज्य हाईकोर्ट के बाद अगला सीढ़ी बाकी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई संघ के कार्यपालिका शक्ति के संबंधित कोई अगर कोई मामला है, उस पर राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, मतलब ये शक्ति, ये इतना प्रयोग कर सकता है जो लिखवाया मैंने। दूसरा है कि सेना के द्वारा किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है, सैन्य मामला को भी दंडित किया गया, तो वो मामला भी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना का कमांडर होता है, तीनों सेना के द्वारा कोई किसी प्रकार का सजा दिया गया हो तो कहाँ जा सकते हैं, राष्ट्रपति इस मामले में कर सकता है। तीसरा है, जो किसी प्रकार का दंड हो उसका स्वरूप कैसा हो, मृत्यु दंड हो, कहीं से भी मिले, सेना से मिले, सामान्य मिले, लेकिन उसको मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसको माफ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। तीनों याद रहेगा। अब कोई अगर प्रश्न पूछ देगा कि राज्य के द्वारा किसी को दंडित किया गया, राज्य उच्च न्यायालय द्वारा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा क्या, नहीं जा सकता है, पावरे नहीं है। हाई कोर्ट के बाद सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद तब वही सुप्रीम कोर्ट में सब मामला राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता, ये बता देते हैं। कोई ऐसा ही एकदम मामला, एक्सट्रीम मामला है, तो उसमें क्या करता है कि जनरली क्या होता है, जनरली हमने देखा है कि जिसको फांसी दे दिया गया है ना, वही सब जाता है वहाँ, जनरली वही जाता है।
ठीक है, अंतिम इसका बचाना था, इसकी माता परेशान थी, स्वीकार भी की कि मेरे पुत्र ने गलती किया, तो स्वीकार की तो फांसी तो तय था, लेकिन फिर हुआ कि बताए, वकील सहित बताता है, वकील से कहता है एक बार देख लीजिए, कहीं 3-4 महीना, कहीं राष्ट्रपति जी हृदय अच्छा हो उनका। अरे हृदय क्या अच्छा होगा, ऐसा जघन्य क्राइम था कि राष्ट्रपति देखा भी नहीं, तो सजा दे दिया गया। तो जनरली क्या होता है कि आदमी को लगता है कि हो न हो राष्ट्रपति, मान लो कि फांसी तो रुकवा देगा ना, सजा नहीं रुकवाए, फांसी को अगर उम्र कैद करवा दे तब भी तो ठीक है, जीवित रहेगा ना। तो फांसी के मामले में जनरली लोग वहां जाता है कि फांसी कम से कम हमारा डिले कर दे। और यही देखो कि भारत में चाहे धीरे धीरे विश्व में फांसी क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है, फांसी को धीरे धीरे हटाना है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग आ चुका है इंटरनेशनली, तो वो मना करता है। लेकिन फांसी की संख्या बढ़ते जा रही है कहाँ पर, मुस्लिम राष्ट्रों में, इराक, ईरान, ये सब अलगे लेवल पर है। हाल फिलहाल में मामला देखा है तुमने, केरल की थी, अरे केरल की कोई थी लड़की थी जो वहां पर चली गई थी क्या करने, नर्स थी, तो वो गलती से कोई दवा पिला दी, वहां का बच्चा, शेख का कोई बच्चा था, वो नीला पड़ गया, मतलब डेथ हो गया उसका। अब डेथ हो गया तो अब वहां का शेख है, वहां का कानूनी है, 4 से 5 दिन के अंदर में इसका सारा मामला कर दिया गया। घर फोन की पिताजी को, बोली कि हो सकता है कल मैं बात नहीं करूंगी, तो इसके पिताजी भारत सरकार से सोर्स लगाया कि किसी भी तरह बचाइए। तो जब सरकार पता करने गया तो फांसी उसको 4 दिन पहले ही मिल चुका था, फांसी दे दिया उसको। ठीक है, तो वहां पर इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया में, इस सब से तुम आशा नहीं कर सकते हो कभी जीवन में यहाँ पर फांसी खत्म होगा, बढ़ेगा। दंड का भी प्रावधान अलग अलग है, गोली मार देता है सर के पर खड़ा करा के, ठीक है, सिर काट देगा, तो जैसा देवता वैसा पूजा, उधर का वही चलता ही है। लेकिन भारत में जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर इसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, मतलब मिटिमाई इसका कहने का सीधे है कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम करेंगे। तो पिछले एनसीआरबी का नाम सुने हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, एनसीआरबी एक होता है, अपराध के तुम्हारे आंकड़े पेश करता है हर साल। तो एनसीआरबी ने बताया है कि पिछले 5 सालों में फांसी या जो सजा है उसको क्या किया जा रहा है, कम किया गया है। आगे लिखे नेक्स्ट, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। हाँ, दूसरा हेडिंग है, जैसे अभी न्यायिक शक्तियां लिखवाए ना, तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां लिखिए, हेडिंग है ये, राष्ट्रपति की। हाँ, वैसे ही क्वेश्चन का पेपर लेके आ जाना है, अटेम्प्ट नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है, अब कोशिश कीजिए कि कुछ कारण अब न रहे, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो वैसा होता है कि टेस्ट का सब पढ़ लेंगे या टेस्ट के समय गायब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर। आगे लिखिए, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर क्या है इनका लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष की, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष। अगला पॉइंट लिखिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर। अगला लिखिए, राष्ट्रपति, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद की अनुमति से राष्ट्रपति संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा, राष्ट्रपति संसद की अनुमति से, आज बहुत छूट रहा है, बहुत तेज बोल रहे हैं, इतना स्लो तो आज तक कभी हम बोले ही नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति कर सकता है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति से, मैं रिपीट भी करता हूं 3-4 बार, रिपीट के बारे में आपने कमेंट नहीं किया, हो गया। राष्ट्रपति संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है, मतलब युद्ध को घोषणा करना भी राष्ट्रपति की शक्ति में आता है और समाप्त करने का भी घोषणा राष्ट्रपति ही करेगा। तो संसद के
अनुमति से। क्यों? क्योंकि संसद क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो संसद में संसदीय परंपरा से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा करेगा, किसी युद्ध की घोषणा की समाप्ति करेगा। अभी तक कितना बार हो चुका है युद्ध का घोषणा? 3 बार हो चुका है। ठीक, चलो आगे लिखो नेक्स्ट। 62 से शुरू हुआ था, 1962, 1971 और कारगिल 3 हुआ ना। एगो आंतरिक आपात भी है, वो मिलाओगे तो 4 हो जाएगा। आंतरिक आपात युद्ध नहीं है, वो देश के अंतर का है, तो उसको नहीं माना जाता। लेकिन 3 बाह्य आक्रमण है हमारे ऊपर, 62 में है, 71 में है और 99 में है कारगिल। आगे लिखिए, हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कुमारी आभा रंजन, आप अगर छूटा हुआ है तो बोलिए कौन सा छूटा हुआ है, मैं रिपीट कर दूंगा। आप बहुत तेज बोल रहे हैं सर, उसमें लिख देना तो बहुत बहुत तेज बन रहे हैं सर। ठीक है, इसमें लिखिए, इमरजेंसी पावर्स में आपको लिखना है पहला पॉइंट। लिखिएगा, राष्ट्र की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु। लिखना है, राष्ट्र की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु भारत के राष्ट्रपति को, फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्र की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा अद्भुत शक्ति प्रदान की गई है। अद्भुत शक्ति प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग वह 3 परिस्थितियों में करता है। अद्भुत शक्ति प्रदान की गई है, अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग वह 3 परिस्थितियों में करता है। जिसका प्रयोग वह 3 परिस्थितियों में करता है। 3 कंडीशंस है। ए नंबर में लिखिए, राष्ट्रीय आपात के संबंध में, या राष्ट्रीय आपात के समय लिखिए सीधे, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 352, ब्रैकेट में कर दीजिए आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपात के समय ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 352। बी नंबर में लिखिए, राष्ट्रपति शासन के समय। बी नंबर, राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय आर्टिकल एंड 365, दोनों वही है। 365 में क्या होता है बता देंगे, वह लिखिए ना, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। 365 क्या है पता है? नहीं पता है? 365 में सीधे है कि राष्ट्रपति को, अगर राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ये बता देता है कि संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य का प्रशासन नहीं चल रहा है, इसकी सूचना राज्यपाल, ये जो है राज्यपाल की शक्ति है जो सूचना देता है किसको? राष्ट्रपति को, कि हम आपके निर्देश से और आपके अनुदेश से राज्य का प्रशासन नहीं चल रहा है। इसका अर्थ है कि राज्य का तंत्र विफल हो चुका है, तो महामहिम कुछ कीजिए। तो महामहिम कुछ करते नहीं है, ये लगा देते हैं सीधे 356 लगा देते हैं। तो 365 अनुशंसा करता है और 356 क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। समझ में आ जाएगा? तो 365 का, अब 365 का एक और प्रोविजन है, किसी विशेष क्षेत्र में अगर इम्प्लाई करना है तो 365 होता है। जैसे मणिपुर है, तो मणिपुर में बहुत दंगा उंगा हुआ, बहुत सारा मामला हुआ, जातीय संघर्ष हुआ, निर्जातीय संघर्ष हुआ, तो पूरा राज्य में तो नहीं लगा सकते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाने का सकते हैं। हालांकि 358 का ही प्रयोग, 359 का ही प्रयोग हम बताएंगे, लेकिन जनरली याद रखना कि ये 359 के द्वारा सीधे ही होता है कि राज्य का शासन या प्रशासन संघ के अनुरूप या संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। ये रिपोर्ट कौन करता है? राज्यपाल या उपराज्यपाल करेगा या प्रशासक करेगा। समझ आ रहा है? तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? 356 में कहेंगे ठीक है तो तोरा हम पावर दे दिए, जाओ आर्टिकल 356, हमारे 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 नाम पर तुम क्या करो? शासन करो।
तो राज्यपाल क्या करता है, पावर ले लेता है, राष्ट्रपति के नाम से सारा चीज होता है। समझ में आ गया? सी नंबर लिखिए। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात के समय, आर्टिकल कितना 360। वित्तीय आपात के समय आर्टिकल कितना 360। वित्तीय आपात के समय आर्टिकल 360। अब चूंकि आपातकालीन प्रोविजन जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ना है। आर्टिकल 358 का प्रयोग कब होता है, आर्टिकल 359 का प्रयोग कब होता है, आर्टिकल 358 में राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति के पास फंडामेंटल राइट के लिए क्या पावर दिया गया है, तो वहां पर करेंगे आगे टॉपिक में, यहाँ पर डील नहीं करना है। आगे बढ़िए, खाली सख्तियां लिखवाते चल रहे हैं। अब 352, 358, 356 में हम वहां जब चलेंगे तो उसको पूरा क्लियर कर देंगे। आगे लिख लीजिए, राष्ट्रपति की वीटो से हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ये पूरा नोट्स क्रिएट हो गया आपका, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, वीटो पावर क्या है, डैश देख लिखिए इसमें, वीटो, वीटो। ये वीटो फ्रांस के राष्ट्रपति को था, तो उसका प्रोविजन हमने ले लिया है इनडायरेक्टली। लिखिए इसमें, लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, देखो, किसी भी देश की, पहला पॉइंट लिखिए, किसी भी देश की कार्यपालिका को यह शक्ति है, किसी भी देश की कार्यपालिका को यह शक्ति है कि वह विधायिका द्वारा पारित, कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को, कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके, कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है। इस संदर्भ में यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है, दो कारणों से दी जाती है। अब पहला लिखना है, आप और करते चलिए, वहां से हमको आ रहा है कि सर बहुत तेज बन रहे हैं। ठीक है, आप और करके लिखवाते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी कंप्लेन आ गया। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट क्या लास्ट लिखवाया मैंने, दी जाती है। अब पहला में 1 पॉइंट नहीं, ऐसे लिखिएगा, पहला, ऐसे पहला लिख के कॉमा दीजिए, पहला, पहला लिखिएगा, विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा हो, पहला, विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा हो, विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा हो, विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, जो संविधान के मूल भावना की विपरीत हो, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, जो संविधान के मूल भावना, संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, कॉमा, उसे रोका, उसे रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए, कॉमा करके, उसे रोकने के लिए, पूर्ण विराम, उसे रोकने के लिए। दूसरा, इसी में दूसरा लिख के, इस पहला है तो दूसरा कॉमा, दूसरा लिख के कॉमा लीजिए, दूसरा, विधायिका के द्वारा, दूसरा लिखिए, विधायिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा किसी विधेयक के, किसी विधेयक के, किसी विधेयक के कुछ पक्षों पर, विधायिका के द्वारा किसी विधेयक के कुछ पक्षों पर पर्याप्त चर्चा किए बिना, विधायिका के द्वारा किसी विधेयक के कुछ पक्षों पर पर्याप्त चर्चा किए बिना, पर्याप्त चर्चा किए बिना जल्दबाजी में पारित करा दिया गया हो, जल्दबाजी में पारित करा दिया गया हो, जल्दबाजी में
पारित करा दिया गया हो तो उसे सुधारने हेतु, जल्दबाजी में पारित करा दिया गया हो तो उसे सुधारने हेतु, तो उसे सुधारने हेतु हो गया। दो ही कारण है। मतलब ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग क्यों करेंगे, तो राष्ट्रपति किसके फंक्शन में है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? संसद के दोनों सदन से जो विधेयक पास हुआ उस पर क्या करना है? साइन मोहर कर देना है, और वो विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है, यही ना है। अब मान लो कि विधायिका के द्वारा राज्यसभा को नहीं महत्व नहीं दिया गया, कोई कानून लाया गया, और क्या किया गया? उसको कानून लाया गया और उसमें संविधान का अतिक्रमण हो, मौलिक अधिकारों का कुछ हनन हो रहा हो, ऐसे कानून को पारित कर दिया गया। तो राष्ट्रपति के पावर है कि कानून के बारे में वो जानता है या जानकारी लेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पर वीटो लगाने की शक्ति है, तो वीटो लगाकर उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, रोक देगा। दूसरा है कि कभी कभी सरकार जल्दबाजी में आती है, मतलब हेलीकॉप्टर से आती है और जेट से उड़ना चाहती है, तो कोई विधेयक लाया जल्दी में, बिना चर्चा विमर्श, ज़्यादा विचार विमर्श किया नहीं, उसको क्या किया? पारित करा दिया। तो पारित करा दिया तो यहाँ पर सदन का मांग होता है, विपक्षी का मांग होता है कि बिना चर्चा के इन्होंने क्या किया है? जल्दबाजी में इसको पारित करा दिया, जबकि इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत थी। इसका कुछ पक्ष ऐसा है जो जनमत के लिए बढ़िया नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस संदर्भ में सुनेंगे, उनको लगेगा ऐसा तो क्या करेंगे? रोक लगा देंगे। अब एक चीज याद रखना, मेंस का हिस्सा, जब भी गठबंधन का सरकार रहता है केंद्र में और सरकार कमजोर है, तो राष्ट्रपति के पावर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझा रहा है? अगर तीन तेलिया मिल के कुछ बना दे सरकार, अब तीनों, जैसे मान लीजिए कि अभी जो विपक्ष का बन रहा है, कि क्या बना, कौन पार्टी का नाम रखा हुआ था सब मिल के सारा विपक्ष? इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन में हो गया था कि 2-2 साल, 1-1 साल का प्रधानमंत्री सब बनेगा, इसी प्रकार का बात था। तो मान लो कि इंडी गठबंधन का के द्वारा क्या हुआ? केंद्र में सरकार बना लिया गया। अभी बात को समझना। तो इंडी गठबंधन में तो हर मुद्दा को लेकर झगड़ा होगा। अरे कुछ भी पास करना है विधेयक, तो सपा कहेगा कि नहीं इसमें हमारा कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, इसको हटाओ, तो उधर कहेगा हमारा निकल रहा है, तो कभी पास ही नहीं हो पाएगा। तो वैसे मामले में जब सरकार, उसको बोलते हैं गठबंधन के सरकार के दौरान राष्ट्रपति की पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। राष्ट्रपति डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं लगता, उसको लगता है कि ये सब क्या है? अपने में लड़ेगा। तो जब भी देखा गया है, जब भी भारत में गठबंधन की सरकार रही है, उस समय ऑथोरिटी वाला क्या मिला है? राष्ट्रपति मिला है। तो राष्ट्रपति अपने पावर का प्रयोग तभी कर सकता है जब केंद्र की सरकार गठबंधन वाली हो, अस्थिर सरकार हो। यही कारण है कि मोदी जी जब चुनाव में आए थे तो पहले ही बोल रहे थे कि क्या थे? मजबूर सरकार नहीं दीजिए, क्या दीजिए? मजबूत सरकार दीजिए। इसका अर्थ क्या था? संपूर्ण मेजोरिटी दीजिए हमको। मेजोरिटी दीजिएगा तो सरकार क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो मेजोरिटी के दौरान क्या होता है? राष्ट्रपति का पावर क्या होता है? घट जाता है। और गठबंधन में क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लो गठबंधन हुआ, सरकार टूट गया, किसी ने क्या किया कि अपना सरकार से समर्थन खींच लिया, सरकार टूटा। अब राष्ट्रपति का क्या है? स्वैच्छिक इच्छा है चुनने का, किसी को बुला सकते हैं कि चलो तुम सरकार बनाओ, तुम प्रधानमंत्री बनो, हो सकता है ना। तो ये मेंस का मुद्दा यहाँ पर हल्का सा समझा के निकल रहे हैं। अब आगे लिखिए, इसी में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसी में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 111 संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला पहला पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट, संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे। पहला पॉइंट, संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे। संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे, पहला पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट लिखिए, संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। तीसरा पॉइंट लिखिए, धन विधेयक को छोड़कर, तीसरा पॉइंट लिखिए, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को
पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। धन विधेयक को छोड़कर, तीसरा पॉइंट है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। हो गया। इसमें भी लिखना है, इस स्थिति में जब संसद को लौटाएगा, लिखिए इस स्थिति में, इस स्थिति में संसद संबंधित विधेयक पर, संसद संबंधित विधेयक पर संशोधन या बिना संशोधन के, संबंधित विधेयक पर संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को के पास वापस भेजती है। संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है, राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है, तो उन्हें उस पर अनुमति प्रदान करनी होगी, तो उन्हें उस पर अनुमति प्रदान करनी होगी, सहमति देनी होगी। मतलब क्या है, बाध्यता है। तो उन्हें इस पर अनुमति प्रदान करनी होगी, ऑब्लिक सहमति देनी होगी। जो लिखना है लिख लीजिए। समझ आ गया? अनुमति प्रदान करनी होगी या सहमति देनी होगी। अब ध्यान रखना है, आर्टिकल 109 तो पता है तुम लोगों को, धन विधेयक है। आर्टिकल 111 के तहत 111, 112 सब है। आर्टिकल 111 में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। 112 भी है, वित्त विधेयक के 3 प्रकार है, अन्य विधेयक भी है, सामान्य विधेयक भी है। तो आर्टिकल 111 के द्वारा विधेयक जब भी कोई संसद में आएगा तो 3 प्रकार के पावर राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो सहमति दे देगा, या क्या करेगा, सहमति रोक लेगा, ठीक है, कुछ समय बाद देंगे, या तो क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा देगा। अब सदन में जैसे जाता है तो या तो उसको सदन संशोधन करेगा या बिना संशोधन किए दोबारा भेज देगा। तो दोबारा जाएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या है, बाध्यता है, साइन करना पड़ेगा। ये किसके द्वारा आया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इससे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति सहमति दे या न दे वही शक्ति थी, लेकिन कहा गया कि इसमें संसद की गरिमा भंग होती है, काम, जनता का काम डिले होता है, जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, देश का काम रुकेगा। तो इस मामले में संशोधन करके कहा गया कि जब दोबारा सदन भेजेगा तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, अनुमति देना पड़ेगा, वो उनके लिए बाध्य होगा, जबकि एक बार वो लौटा सकते हैं। याद रहेगा, राज्यों के संदर्भ में ये चीज नहीं है, राज्य के समय देंगे भी नहीं भी देंगे, हम पिछला बार लिखवा चुके हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। वो आगे लिखवाएंगे अभी। धन, यहाँ पर जो सामान्य विधेयक में है ना, उसमें धन विधेयक की, संविधान संशोधन का बिल्कुल अलग चर्चा करना होता है, वो अलग ही पढ़ना है पूरी तरह से। यहाँ पर जो शक्ति है संविधान संशोधन को लेकर उनके पास शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन वाले में क्या होता है, यानी क्या होता है, किसी सदन में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति की भी जरूरत नहीं होती, उसमें संसद में रखा जाएगा, चर्चा विमर्श होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो साइन ही करेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लौटाना भी नहीं है उनको। क्योंकि इसमें क्या होगा, आधे से अधिक राज्य ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग उस पर विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को फिर इसमें क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, साइन करना है, अप्रूवल दे देना है। तो जितना जो संविधान संशोधन विधेयक होता है आर्टिकल 368 के द्वारा, वहाँ पर राष्ट्रपति को देखोगे कि ज़्यादा कुछ नहीं है, वो खाली साइने करने के लिए उनके पास है, वो वेट करते हैं, वेट एंड वॉच, समय लगेगा, आएगा, साइन करके दे देंगे। लेकिन सामान्य विधेयकों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये पावर है, उनको लगता है ऐसा तो अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक का प्रयोग करके वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रोक नहीं सकते हैं, उनको अंततः निर्णय रोकने का भी कुछ टेन्योर दिया, 3 मंथ। किसी विधेयक पर सहमति नहीं प्रदान करेंगे तो 3 महीने, बस 3 महीने के बाद माना जाएगा कि विधेयक पर हाँ कर दिए हैं, वो आएगा वापस, साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चर्चा कर, अभी विधेयक पढ़ना भी है, उसमें विशेषण बताया जाएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब वीटो का प्रकार लिखवा के बढ़ जाते हैं, ज्यादा वीटो है, अब इसमें लिखो वीटो के प्रकार, इसी में लिखिए वीटो के प्रकार, हेडिंग लगा दीजिए, वीटो के प्रकार। पहला लिखिए अत्यांतिक वीटो, लिख लो, हालांकि तुम लोग को पढ़ना नहीं है ये, लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं। अत्यांतिक वीटो थोड़ा सा समझ लोगे अच्छा रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्सोलूट वीटो।
ब्रैकेट में लो अब्सोलूट, अब्सोलूट वीटो, अब्सोलूट वीटो पावर, इस पे डैश देके लिखो। लिखो इसका प्रयोग भारत एवं अन्य देशों, इसका प्रयोग भारत एवं अन्य देशों में भी होता है, इसका प्रयोग भारत एवं अन्य देशों में भी होता है। यह राष्ट्रपति को विधेयक सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रपति को पूजा सिंह संशोधन या बिना संशोधन के जब सदन में भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति को सहमति प्रदान करना बाध्य होता है, सहमति प्रदान करना होता है। ये लिखवाया था मैंने, लिखवाया क्या मैंने, विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है, अधिकार होता है। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा लिखो विशेषित वीटो, विशेषित वीटो यहां लिख रहा हूं। विशेषित वीटो इंग्लिश में लिखना है तो क्वालिफाइड वीटो। ठीक, इंग्लिश वाले का उधर देखना होता है ना बोर्ड पर। चलिए क्वालिफाइड वीटो लिख लीजिएगा ना आप लोग। चलिए आप लोग क्वालिफाई हैं ये तो क्या दिक्कत है। क्वालिफाइड वीटो इसमें डैश देकर लिखो। यह यह विधेयक, यह विधेयक कार्यपालिका के वीटो, कार्यपालिका के वीटो को अतिक्रमण करने के बाद, अतिक्रमण करने के बाद अधिनियम बनाने हेतु होता है, अधिनियम बनाने के लिए होता है। इस इसका प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, भारत में नहीं है। इसका प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, इसका प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है। इसका प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है। ट्रंप जी का देख रहे हो आजकल हाल, विधायिका का कोई बातें नहीं मान रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अमेरिकी संसदीय प्रणाली में क्या है कि विधायिका कोई अगर कानून बनाती है तो उस कानून को ओवरराइड कर जाता है कौन? वहां का राष्ट्रपति। तो विधायिका के कानून को इसी वीटो के द्वारा, विशेषित वीटो का प्रयोग करके ओवरराइड कर देता है कौन? राष्ट्रपति। मतलब विधायिका के द्वारा पारित कानून को उल्लंघन करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। किस राष्ट्रपति को? अमेरिका के राष्ट्रपति को। ऐसा भारत में पॉसिबल है? संसदीय विधेयक को ओवरराइड कर सकता है क्या राष्ट्रपति? नहीं कर सकता। लेकिन वहां पाया कि विधायिका कुछ और लाया नियम, ट्रम्प को पसंद नहीं आया कि नहीं हमको नहीं पसंद आ रहा है, तो तुरंत क्या करेगा? विशेषित वीटो का प्रयोग करके उसके कैंसिल कर देगा, अपना कानून लागू कर देगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है। तीसरा प्रकार लिखिए, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सनसेंसिव वीटो। कर लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए सन सस्पेंसिव, SUS, सस्पेंसिव कर लीजिए, SUSPENSIVE, सस्पेंसिव वीटो। इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग भारत एवं अन्य देशों में होता है, इसका प्रयोग भारत एवं अन्य देशों में होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसदीय विधेयकों को कुछ समय के लिए रोक सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसदीय विधेयकों को, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसदीय विधेयकों को कुछ समय के लिए रोक सकता है।
कुछ समय के लिए रोक सकता है, अर्थात 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 संसद के द्वारा दोबारा पारित कर पर भेजने पर, अर्थात संसद के द्वारा संसद के द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, अर्थात संसद के द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, राष्ट्रपति सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। तो हमारे राष्ट्रपति के पास है ये वीटो, मैंने इसकी चर्चा कर दी है। निलंबन मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए टालना। मान लो कि विधेयक आता, साइन कर देते, कानून अधिनियम बन जाता, तो 2 महीना 3 महीने टाल दिए, मतलब इसका प्रकृति क्या है? टालने वाला, रोकने वाला है। ये मजबूर करता है संसद को कि जल्दबाजी में विधेयक न बनाए, जल्दबाजी में कोई विधेयक न लाए, इसके लिए मैसेज देता है कि जल्दबाजी में लाओगे तो 3 महीने टाल देंगे हम। तो संसद के पास एक मैसेज आता है कि किसी विधेयक पर चर्चा विमर्श करिए तब भेजिए, समझ में गया? तो सिर्फ और सिर्फ विधेयक को रोकने का क्षमता है कुछ समय के लिए, दोबारा या तो संशोधन करके भेजे या हूबहू भेज दे, साइन करना पड़ जाएगा। आगे लिखिए, पॉकेट वीटो, इसका ही प्रयोग करते हैं। पॉकेट वीटो, इंग्लिश भी सेम है, हिंदी भी सेम है। पॉकेट वीटो, देखो, इस इस वीटो पावर के अंतर्गत, इस वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति, इस वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति, इस वीटो पावर के, सर बाद वाला बोल दीजिए, संशोधन से पहले क्या बोले वो भी बोल दीजिए, अब तो याद भी नहीं है, अब तो जॉनी लीवर हो गए हैं, भूला खत्म। क्या हुआ लास्ट में, क्या लिखा मैंने? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, किसी विधेयक पर, किसी विधेयक पर किसी प्रकार का जवाब नहीं देता है, किसी प्रकार का जवाब नहीं देता है, किसी प्रकार का जवाब नहीं देता है, अर्थात अर्थात अपनी सहमति या असहमति नहीं प्रदान करता है, अर्थात अपनी सहमति या असहमति नहीं प्रदान करता है, नहीं प्रदान करता है, करता है, अपने पास, कॉमा देख लिखो, अपने पास रख लेता है, कॉमा देख लिखो, अपने पास रख लेता है, पूर्ण विराम। अब ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुना है? उनके पास कोई वीटो गया था, डाक संशोधन विधेयक, उसमें क्या किए थे, ना बोले थे, मतलब ना सहमति दिए ना सहमति, उसको पॉकेट में रख लिए। मतलब इसका पॉकेट में रखने का मतलब कि शब्द यह है कि अपने पास गया, राष्ट्रपति भवन में गया, वहीं रह गया, ठीक है, कुछ दोबारा तो भेजना ही नहीं है। जब तक उस पर एक विधेयक जब बन गया, तो जब तक उस पर हाँ या ना होगा तब तक तो नहीं, 3 महीने तक कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद जब ना होगा तब फिर से दोबारा लाओ, सदन में फिर से कुछ बदल के, ड्राफ्ट बदल के लाना होगा, समझा गया? तो वो एक टेन्योर है। अब राष्ट्रपति के पास बार बार जाके संसद का अधिकारी गेट खटकाता था, नॉक करता था कि सर कुछ बोलिए ना, हाँ या ना, तो कुछ बोलते नहीं थे, मौन व्रत धारण किए हुए थे, तो इनको लग गया कि पास नहीं करने वाले। तो पॉकेट वीटो का पावर भारत के राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक है। इसका कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। लिखो इसमें नोट करके, एक नोट लिखो इसमें, पॉकेट वीटो के संदर्भ में, पॉकेट वीटो के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास केवल 10 दिनों तक इसे रोकने का अधिकार है। पॉकेट वीटो के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसे केवल 10 दिन रोकने की शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसे केवल 10 दिनों तक रोकने की शक्ति है, 10 दिनों तक रोकने की शक्ति है, जबकि भारत के राष्ट्रपति की समय सीमा नहीं दी गई है, जबकि भारत के राष्ट्रपति की समय सीमा नहीं दी गई है, जबकि भारत के राष्ट्रपति की समय सीमा नहीं दी गई है। को समय सीमा नहीं दी गई है, कोई प्रावधान नहीं है कितना दिन रोकना है, चर्चा ही नहीं किया गया, मतलब कितने दिन रोक सकता है।
हेडिंग लगाओ, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किए गए वीटो। हेडिंग लगाओ, खाली पॉइंट भी लिखवा के आगे बढ़ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किए गए वीटो। के द्वारा प्रयोग किए गए वीटो। पहला पॉइंट लिख लो, पेप्सू विनियोग विधेयक पर। पेप्सू, ऐसे नाम लिखो, विनियोग विधेयक, विनियोग, पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू हम लिखवा रहे हैं, हाँ पंजाब वाला है, लिखवा रहे हैं। पेप्सी, पेप्सू, पेप्सी नहीं, पेप्सी, पेप्सी मत लिखना, पेप्सू विनियोग अधिनियम। पेप्सू विनियोग अधिनियम, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका नाम है। पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू। अब पंजाब हरियाणा राज्य बन गया, हिमाचल राज्य बन गया, पहले उसका नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यूनियन। तो पेप्सू विनियोग विधेयक पर लिखना, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, इसी में लिखना है, इसी में लिखना है, पेप्सू विनियोग विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था, जिसका कारण था पेप्सू राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। जिसका कारण था पेप्सू राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। जिसका कारण था पेप्सू राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। कब? 1954 में, लास्ट में लिख दो 1954। पेप्सू राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ब्रैकेट में कर दिए 1954, 1954। पहला बार यही लगा था, इसलिए पूछा था पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में, तो यही पेप्सू वाला राज्य था। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए, वर्ष 1991, 1991। दूसरा पॉइंट, वर्ष 1991, 1991। वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा, राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, इनका नाम नहीं सुना आपने? सुना ही होगा। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा संसद, हाँ, विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। मैंने लिखवाया, वर्ष 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब मामला क्या था, कहानी बताते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के बिना अनुमति से सब विधेयक ला दिया। तो देखते हो, सांसद का जो वेतन बढ़ाना होता है तो खाली टेबल थपथपाता है, विपक्षी भी खुश होता है। और जब तुम्हारा वेतन बढ़ाया जाएगा तो तुम रोकोगे कि नहीं, हमें विधेयक, मेरा वेतन मत बढ़ाओ, कोई रोकने वाला है? तो जब वेतन भत्ता का बात आता है तो सब विपक्षी उपक्षी सब टेबल थप 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 थप। और इनमें क्या किया था कि ये थोड़ा वेंकट रमन थोड़ा टाइट व्यक्ति थे। इनका ये मानना था कि सांसदों के वेतन भत्ते पेंशन में बढ़ोतरी की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सांसद सब सोच रहा था कि ये तो ले मारा हम लोगों को, तो इनसे पूछे बिना विधेयक ला दिया। तो जब बिना पूछे लाओगे तो ये भी गुस्सा गए, तो इनके पास गया तो ये रख लिए, कुछ अनुमति नहीं दिए। तो ये दूसरा मामला था। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, 1986, वर्ष 1986 1986 में
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। इससे प्रश्न आता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इस वीटो को रट जाना है। चार चार ऐसे वीटो है, चार ही है ना कि तीन है? कितना वीटो हुआ? चारों वीटो है, तो चारों वीटो का परिभाषा पूछता है जनरली। और हमारे जो राष्ट्रपति ने कितने वीटो का प्रयोग किया है? तीन वीटो अभी तक प्रयोग किया है, तो तीनों रट जाना है। अब नोट लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक, नोट लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। समझ आ गया? जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका उत्तर मिल गया। मतलब संविधान संशोधन का अगर कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास साइन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीनों चारों वीटो में से किसी, हालांकि भारत में तो तीन ही वीटो का प्रयोग होता है, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। विशेषित वीटो हमारा नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? चारों ऑप्शन दे देगा, तो विशेषित मार देना, क्वालिफाइड। ये शक्ति किसके पास है? बाकी तीनों वीटो हमारे पास है, याद रहेगा। अब राज्य के संदर्भ में वीटो पढ़ना है तो आर्टिकल 200 पढ़े होगा ना, आर्टिकल 200 लिखो, एक और लिख लो, लिखो, राज्यों के संदर्भ में, हेडिंग लगाओ, राज्यों के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति। राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति। सब कहता है छोटा है बहुत सिलेबस, अभी इसमें वीटो में इतना पढ़ना है, फिर इसके बाद और आएगा। लिखिए इसमें जल्दी जल्दी पॉइंट 1 कर लीजिए, पॉइंट 1 लिखिए, पॉइंट 1 में लिखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल, राज्यपाल अनुच्छेद 200 को राज्यपाल अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200, हम बता देंगे, राज्यपाल आर्टिकल 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है यदि विधेयक संघीय स्वरूप से संबंधित हो। यदि विधेयक संघीय स्वरूप से संबंधित हो, कोई संघ का उसमें कुछ मामला आ रहा है, संघीय स्वरूप से संबंधित हो गया, पूर्ण विराम, सेंटेंस पूरा। अब देखो इसमें राज्यपाल के पास वही शक्ति है, या तो सहमति प्रदान कर देगा, या तो सहमति प्रदान नहीं करेगा, सुरक्षित रखेगा, या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेगा। तो सहमति प्रदान कर देगा मतलब कानून बन जाएगा, लेकिन ये भी तय करने का शक्ति किसके पास है? राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति में भी पढ़ना हम लोग को। तो यहाँ पर राज्यपाल को लगेगा कि यहाँ पर जो राज्य विधायिका के द्वारा कोई विधेयक लाया गया है उसमें संघ का कोई मामला है, संघ को देखना चाहिए, संघ के अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित कोई विषय पर ये विधेयक ला दिया, तो राज्यपाल अपना विवेक का प्रयोग करके कहेगा, सहमति नहीं देगा, कहेगा कि आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के विचार के लिए हम इसको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। मतलब इस पर डिसीजन कौन लेंगे? राष्ट्रपति।
तो राज्य विधायिका कहता है इट्स ओके, रुके रहेंगे। तो राष्ट्रपति के पास बता ही दिए, या तो वो सहमति दे देंगे, या तो राज्यपाल को निर्देशित करके कहेंगे दोबारा इसको विधायिका में रखो। दोबारा आएगा तो फिर राष्ट्रपति को भेजना है, तो दोबारा आएगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति से पूछ के साइन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति या तो साइन करेगा या तो कुछ नहीं बोलेगा। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो विधायिका के द्वारा जो पारित हो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म, दोबारा फिर लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना लिखवाएंगे नहीं, बस इस समझ में आ गया ना इतना पॉइंट। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। अगर किसी विधेयक को, दूसरा पॉइंट, अगर किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो, यदि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखता है तो, विचाराधीन आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 के द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 के द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं, के द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। ए नंबर लिख लीजिए। देखो 200 यहां समझ लो पहले एक बार, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। 200 जो आर्टिकल 200 है वो राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल किसी राज्य विधायिका के विधेयक को संघ का मान के, कि संघ के क्षेत्र का वर्णन है, उसको आरक्षित करेगा राष्ट्रपति के लिए। लेकिन राष्ट्रपति डिसीजन किससे लेंगे? तो 200 आर्टिकल किससे संबंधित है? राज्यपाल। और 201 किससे संबंधित है? याद रहेगा? तो लिखो, ए नंबर लिखो, राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर सकता है। ए नंबर लिखो, राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर सकता है। बी नंबर लिखो, ए नंबर में हो गया राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर सकता है। बी नंबर लिखो, राष्ट्रपति अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है। बी नंबर, राष्ट्रपति अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है, हो गया। सी नंबर, सुरक्षित रखने मतलब कोई जवाब ही नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, लैप्स वाला हो जाए हमेशा के लिए। सी नंबर लिखो, राज्यपाल को निर्देशित करके वापस लौटा सकता है। राज्यपाल को निर्देशित करके वापस लौटा सकता है, वापस लौटा सकता है। समझ में आ गया? ये पूरा नहीं लिखवाएंगे। राज्यपाल को कहेगा कि इसको विधायिका में फिर रखवाओ, और वहां से जब फिर वापस आएगा तो राष्ट्रपति सहमति दे या न दे, दोनों है। मतलब राज्य विधायिका के पास कोई पावर नहीं है। अगर उसके विधेयक को राष्ट्रपति रोक लेता है, सुरक्षित रख लेता है, तो राज्य विधायिका के पास कोई पावर नहीं है, कोई वीटो राज्यपाल के पास, राज्य विधायिका के पास नहीं है जो राष्ट्रपति से जबरदस्ती विधेयक पर साइन करवा ले। पुनर्विचार के लिए भेज के भी राष्ट्रपति चाहेगा तो वहां कन्नी काट लेगा, पॉकेट में रख के सो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो राज्य विधायिका के संदर्भ में राज्य के वीटो पावर का प्रयोग कौन करता है ज्यादा? राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र के लिए तो है कि लौटाएगा तो दोबारा साइन करना पड़ेगा, लेकिन राज्य के लिए लौटाएगा तो दोबारा साइन करे ना करे, राष्ट्रपति की मर्जी पर है। तो याद रहेगा ये चीज। तो आर्टिकल 200 राज्यपाल का शक्ति हो गया, और 201 राष्ट्रपति का। इसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं, ध्यान रखना। किस पे? हाँ हाँ, तो तो उस पर प्रोविजन तो है, चल रहा है ना केस, मामला चला गया ना मामला। वहां पर राज्यपाल साइन किया नहीं, तुम पास कर दिया, तो ये गलत है ना। जैसे कोई कोई राज्य क्या करता है, राज्य, अब डिपेंड करता है कि अगर राज्य मान रहा है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, अगर राज्य को ये पता चल गया, राज्य का मुख्यमंत्री ये मान लिया कि केंद्र का एजेंट है, केंद्र का काम करेगा, मेरा नहीं करेगा, तो क्या करेगा? राज्यपाल को बिना अनुमति के विधेयक पास करने का कोशिश करेगा। तो विधेयक तो ऐसे भी कैंसिल हो जाना है कि राज्यपाल तो अनुमति दिया नहीं है, तो तुम चुपे चुपे काम करोगे। जैसे ही सर साइन तो राज्यपाल का चाहिए ना भाई, तो जाओगे तो कहेगा, राज्यपाल पूछेगा ना भाई कि विधेयक कब लाया तुम, तो कहेगा लाए थे, तो हमसे पूछा था, तो नहीं तो कैंसिल। समझ रहा है? तो यहाँ तमिलनाडु के राज्यपाल या कोई भी राज्य का राज्यपाल अगर ज्यादा तेज बनेगा कि बिना पूछे हम विधेयक ला देंगे, कोई मतलब नहीं है। वो जितना विधेयक से काम होगा सब लैप्स कर जाना है। और जनरली इस पर ये भी प्रोविजन है कि राज्य के सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
क्योंकि संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो तुम। संवैधानिक प्रोसेस क्या है? भाया राज्यपाल होके आना है आपको, तब नाक ऐसे छू के ना, सीधे नाके पकड़ लेंगे तो उससे क्या होना है? विधेयक थोड़े पास हो जाएगा। 200 201 में कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइम भी हो गया है तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे। हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। करने की शक्ति। पहला पॉइंट लिखिए, संविधान के अनुच्छेद A123 123, संविधान के अनुच्छेद 123 123 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसदीय विधान के संबंध में, संसदीय विधान के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। संसदीय विधान के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ये ब्रैकेट में कर दो, यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। विश्व में कहीं किसी राष्ट्रपति को पावर नहीं है। ब्रैकेट में कर दो, यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। जबकि विशेषित वीटो किसको है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को, याद है, को प्राप्त है। लिखिएगा, लिखिएगा, इस कानून को, इस कानून को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इस कानून को हमने, कानून तो नहीं होगा, इस प्रावधान होना चाहिए था, कानून को प्रावधान कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रावधान को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इस प्रावधान को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अगला पॉइंट लिखिए, अध्यादेश केवल, अध्यादेश केवल, अध्यादेश केवल अप्रत्याशित, अध्यादेश केवल अप्रत्याशित अथवा अथवा अवलंबनीय, अप्रत्याशित अथवा अवलंबनीय मतलब रुकने वाला, अप्रत्याशित तथा अविलंबनीय होगा ना, वी कर दीजिए, हाँ अविलंबनीय, अब सही है, अविलंबनीय, अप्रत्याशित तथा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु लाया जाता है। अप्रत्याशित तथा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु लाया जाता है, जिसका प्रभाव एवं शक्ति संसदीय अधिनियम की तरह होती है। अप्रत्याशित तथा अथवा अविलंबनीय मामलों के लिए लाया जाता है जिसकी शक्ति, जिसका प्रभाव एवं शक्ति, जिसका प्रभाव एवं शक्ति संसदीय अधिनियम की तरह होता है, जिसका प्रभाव एवं शक्ति संसदीय अधिनियम की तरह होता है। हो गया? लिखिए, अगला लिखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, राष्ट्रपति कौमा अगर विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, अगर विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, ऑब्लिक सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ गई हो, ऑब्लिक सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ गई हो, आकस्मिक अचानक आकस्मिक परिस्थिति आ गई हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ गई हो, ऑब्लिक संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, ऑब्लिक संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, संसद के दोनों सदन सत्र में न हो,
तभी लाया जाता है, तभी लाया जाता है। अब देखो, एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है संघीय सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो संघीय और समवर्ती में, लेकिन राज्य में कहीं अगर राष्ट्रपति शासन है तब भी ला सकता है। तो लिख लो, ऐसे तो पता है लेकिन लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, नोट में लिखना है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश संघ एवं समवर्ती सूची के विषयों के लिए, संघ एवं समवर्ती सूची के विषयों के लिए लाया जाता है, लाया जाते हैं, लाया जाता है। जबकि जबकि राज्य सूची के विषयों पर तभी, जबकि राज्य सूची के विषयों पर तभी अध्यादेश लाया जा सकता है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर तभी अध्यादेश लाया जा सकता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपात लगा हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रीय आपात लगा हो। नोट को बंद कर देना नहीं तो भाग जाएगा पेज से, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो अथवा राष्ट्रीय आपात लगा हो गया, छोड़ देते हैं, अध्यादेश खत्म हो गया। अब कल करेंगे और अध्यादेश की अवधि से संबंधित केस स्टडी है। पहले अवधि नहीं था लेकिन अब अवधि दिया गया, कितना समय लगेगा। इसके बाद क्षमादान की शक्ति करेंगे, ठीक है, क्षमादान की शक्ति करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों से जो प्रश्न आते हैं जनरली आपसे पूछेंगे, तो थोड़ा तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। शक्तियों से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, पूछेंगे। आज का सेशन यही छोड़ते हैं, कल फिर शक्तियों की चर्चा करेंगे। भाई अध्यादेश किस मामले में लाएंगे, कोर्ट का क्या है इसमें मामला, फिर समाधान देखेंगे। इस प्रकार टॉपिक आपका आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।